आज का हमारा एक्सप्लेनेशन है 2021 में रिलीज हुई ड्रामा हिस्ट्री मूवी श्याम सिंगा रॉय का। इस मूवी की करंट रेटिंग है 10 में से 7.9। ये कहानी शुरू होती है इंडिया के हैदराबाद सिटी से, जहां हम वासु नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे फिल्म मेकिंग का शौक था और इसी के चलते वो अपनी एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर और खुद के पैसे लगाकर एक शॉर्ट फिल्म बना रहा होता है। और इस शॉर्ट फिल्म को वो आगे किसी बड़े प्रोड्यूसर को दिखाकर काम ले सकता था। अब उसकी शॉर्ट फिल्म में कास्ट करने के लिए उसे एक लड़की की तलाश होती है, जिसके लिए वो ऑडिशन करवाता है, लेकिन उसे वैसी लड़की नहीं मिल पाती जैसी वो अपनी मूवी के लिए चाहता था। लेकिन फिर एक दिन ऑडिशन के बाद उसके दोस्त के रेस्टोरेंट में उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम कीर्ति होता है, और वासु को वैसी ही लड़की की तलाश थी, इसलिए वो कीर्ति से उस रोल के लिए बात करता है। लेकिन कीर्ति उसे साफ मना कर देती है, जिसके बाद वासु और उसका दोस्त कीर्ति का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो उसके पापा से मिलता है। और फिल्म में काम करने की बात सुनकर कीर्ति के पापा उसे फिल्म में काम करने के लिए कहते हैं, और आखिर में कीर्ति भी मान जाती है और वो वासु से कहती है कि उसके पास सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम है, क्योंकि उसे उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था। और फिर मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन फिर एक दिन शूटिंग के बीच में कुछ गुंडे कीर्ति को छेड़ने लगते हैं, जिसके बाद वासु उन गुंडों को बहुत मारता है। लेकिन लड़ाई के बीच में उन लोगों में से एक वासु के सर पर वार कर देता है, जिससे वासु के कान से खून आने लगता है और वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। अब उसके दिमाग में अजीब चीजें चलने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से ठीक हो जाता है। अब 2 हफ्ते में ये मूवी पूरी हो जाती है, और इसी बीच कीर्ति और वासु को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिसके बाद वासु ये मूवी एक बड़े प्रोड्यूसर को दिखाता है, जिसे वो मूवी बहुत पसंद आती है, और वो वासु के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो उसे अगली स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहता है, और वासु नई स्क्रिप्ट लिखने में लग जाता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं कर पाता, और दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की वजह से फिर से उसके कान से खून निकलने लगता है और उसे फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं। और उसके बाद वो एक ही बार में पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर देता है। लेकिन बार बार कान से खून निकलना और अजीब अजीब फ्लैशबैक्स आना, वासु को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद अब उस फिल्म प्रोड्यूसर को वासु की वो स्क्रिप्ट बहुत पसंद आती है, और वो वासु को जल्द से जल्द उस मूवी को बनाने के लिए कहता है। जिसके बाद अब उसी शाम को वासु, कीर्ति और उसके बाकी 2 दोस्त, जिन्होंने मिलकर उस शॉर्ट फिल्म में काम किया था, उस फिल्म की सक्सेस का जश्न मना रहे होते हैं। और फिर आखिर में सबके जाने के बाद वासु और कीर्ति एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन फिर अचानक से वासु के कान से खून निकलने लगता है, और वो किसी रोजी नाम की लड़की का नाम पुकारने लगता है, जिसे सुनने के बाद कीर्ति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब ये मूवी आगे बढ़ती है। अब पूरे 1 साल बाद वो मूवी बनकर कंप्लीट हो जाती है, और रिलीज होने के साथ ही वो सुपरहिट हो जाती है, और वासु की सभी तारीफ करने लगते हैं, और उसे हर कोई जानने लगता है। जिसके बाद अब उसे बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर से ऑफर आने लगते हैं, और इसी के चलते वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा होता है। लेकिन तभी कुछ लोग उसके खिलाफ स्क्रिप्ट कॉपी करने का केस कर देते हैं, और बीच कॉन्फ्रेंस में ही वासु को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। और अब हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल जाती है, और कीर्ति को भी जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी पढ़ाई आधे में छोड़कर वासु की मदद करने के लिए वापस आ जाती है। कीर्ति अपनी कजन पद्मावती को वासु के केस के लिए हायर करती है, और फिर पद्मावती वासु से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है, और उसका केस स्टडी करने के बाद वो वासु से कहती है कि तुम कोर्ट में ये एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ये स्क्रिप्ट चोरी की है, नहीं तो तुम्हें ज्यादा टाइम के लिए जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वासु बार बार कहता है कि उसने वो स्क्रिप्ट नहीं चुराई है। अब अगले दिन कोर्ट में अपोजिशन के वकील कृष्णमूर्ति जज को बताते हैं कि वासु ने अपनी मूवी की स्टोरी वेस्ट बंगाल की एक पब्लिशिंग कंपनी की बुक से चुराई है। और ये बात सच भी थी, क्योंकि ये किताबें कई साल पहले पब्लिश हो चुकी थी, और वासु की फिल्म की स्क्रिप्ट हूबहू इन किताबों में लिखी गई कहानियों से मिलती जुलती थी। लेकिन दूसरी तरफ वासु इस बात को मानने से इनकार कर देता है, और वो कोर्ट से लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाने के लिए कहता है। और टेस्ट होने के बाद वासु लाई डिटेक्शन टेस्ट में पास हो जाता है। लेकिन कोर्ट लाई डिटेक्शन में पास होने के बावजूद भी वासु को बेगुनाह नहीं मानता, और उसे वो कुछ दिनों के लिए बेल पर छोड़कर अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका देता है। अब अगले सीन में वासु उन बुक्स को देख रहा होता है, जिससे उसकी स्टोरी मैच हो रही थी।
कि तभी फिर से उसके कानों से खून निकलने लगता है और उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं। और क्योंकि कीर्ति एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, तो उसे वासु के साथ कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो वासु को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती है, जहां वो डॉक्टर वासु के ऊपर हिप्नोसिस का इस्तेमाल करती है। और अब इस मूवी की कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो डॉक्टर एक एक करके वासु से उसके बारे में सवाल करती है और धीरे धीरे वासु पूरा हिप्नोटाइज हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही उसके कान से दोबारा खून आने लगता है। और अब वो डॉक्टर वासु से उसका नाम पूछती है, तो वासु उसके जवाब में अपना नाम श्याम सिंगा रॉय बताता है, जिसका मतलब ये था कि वासु अपने पिछले जन्म में श्याम सिंगा रॉय था और ये उसका पुनर्जन्म है। और अब वासु उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में बताता है। और अब ये मूवी सन 1969 में जाती है, जहां हम देखते हैं कि श्याम सिंगा रॉय एक क्रांतिकारी लेखक था और वो बंदूक को नहीं, कलम को अपना हथियार मानता था। उस समय जातिवाद की बहुत समस्या हुआ करती थी और वो एक ऊंची जाति का होते हुए भी नीची जाति के लोगों के लिए और उसे लड़ा करता था, जिसकी वजह से उसके सगे भाई भी उसके दुश्मन बन गए थे। श्याम के 3 भाई थे और एक दिन जब वो घर में होता है, तो उसका बड़ा भाई देवेंद्र उसके ऐसे कारनामों की वजह से उसे एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद श्याम किसी को बिना बताए घर छोड़कर जाने का मन बना लेता है। लेकिन वो अपने छोटे भाई मनोज को इस बारे में बता देता है, क्योंकि एक वही था जो कि हमेशा श्याम के सपोर्ट में खड़ा रहता था। श्याम उसे बताता है कि वो कोलकाता जा रहा है, क्योंकि वहाँ लिखने और अपने काम को पब्लिश करने के लिए पूरी सुविधा है। और उसी रात वो अपना घर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। गांव से बाहर जाने के लिए एक नदी को पार करके जाना पड़ता था, लेकिन उस दिन वहाँ कोई नाव चलाने वाला नहीं था। जिसके बाद उसे पता चलता है कि आज सभी लोग मंदिर के एक उत्सव में गए हुए हैं और वो नास्तिक होते हुए भी पहली बार मंदिर में पहुँच जाता है और नाव चलाने वाले को ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नजर वहाँ चल रहे डांस पर पड़ती है, जिसमें उसे मैत्री नाम की एक लड़की दिखती है, जो कि एक देवदासी थी। उसे देखकर श्याम का दिल उस पर आ जाता है, लेकिन मैत्री एक देवदासी थी जिसे बांग्लादेश से यहाँ लाया हुआ था और उसका जीवन अब सिर्फ भगवान की सेवा में ही समर्पित था। देवदासी बनने की ये प्रथा काफी समय से चली आ रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें भी गंदगी आना शुरू हो चुका था, जो कि इस मंदिर में भी हो रहा था। जैसे कि इस मंदिर का महंत उन सभी देवदासियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था और उन सभी की जिंदगी को अपने हिसाब से चलाकर अपनी मनमानी किया करता था। दूसरी तरफ श्याम अब अपना कोलकाता जाने का प्लान कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसे मैत्री से प्यार हो गया था और वो उसे अपनी दिल की बात बताना चाहता था। और इसी वजह से वो रोज मंदिर जाने लगता है। और एक दिन वो मैत्री को उसे मिलने के लिए मंदिर से बाहर बुलाता है, लेकिन मैत्री उसे जानती नहीं थी, इसलिए वो नहीं आती। लेकिन जब वो बार बार श्याम को मंदिर में देखती है, तो एक रात वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। अब वो दोनों गांव में घूमने लगते हैं और एक दूसरे को काफी चीजों के बारे में बताते हैं। और अब मैत्री भी धीरे धीरे श्याम को पसंद करने लगती है और वो दोनों रोज रात के समय घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। श्याम को पता चलता है कि मैत्री उसका असली नाम नहीं है, ये नाम तो उसे मंदिर के लोगों ने दिया था। तो श्याम उसका नाम मैत्री से बदलकर रोजी रख देता है और फाइनली उसे प्रपोज करके उसे उसके साथ उस गांव से भागने के लिए कहता है। और फिर श्याम उसका नदी के किनारे इंतजार करता है, लेकिन रोजी वहाँ नहीं आती। और जब श्याम उसकी तलाश में मंदिर के अंदर जाता है, तो उसे वहाँ रोजी जख्मी हालत में मिलती है और उसे पता चलता है कि रोजी का ये हाल महंत ने किया है। जिसके बाद श्याम को उस महंत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और अगले दिन पूजा के समय श्याम मंदिर में घुस जाता है और एक एक करके वो महंत के गुंडों को मारने लगता है। जिसके बाद श्याम और महंत की आपस में लड़ाई होती है और आखिर में श्याम महंत को आग में जला देता है और रोजी को लेकर वहाँ से कोलकाता के लिए निकल जाता है। कोलकाता पहुंचकर श्याम काम की तलाश करता है और उसे एक प्रेस में नौकरी और रहने की जगह मिल जाती है और श्याम और रोजी वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शुरुआत में श्याम उस प्रेस में प्रिंटिंग का काम करता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी लिखने की काबिलियत से वो उस प्रेस के राइटर का दिल जीत लेता है और फिर लिखते लिखते वो एक प्रसिद्ध लेखक बन जाता है और हर तरफ श्याम के ही चर्चे होते हैं और लोग उसकी लिखी हुई चीजों से काफी प्रभावित होते हैं। जिसके बाद अब एक दिन श्याम का छोटा भाई मनोज गांव से उनसे मिलने के लिए आता है
और उनसे मिलकर वो शाम को बताता है कि उनके बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है और शाम उनसे मिलने के लिए जाने लगता है। लेकिन रोजी को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, लेकिन शाम उसे मना लेता है और अब शाम और मनोज वहाँ से गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर शाम के भाई मनोज को बाजार भेज देते हैं और शाम को खाना खाने के लिए बैठा देते हैं। अब शाम के बड़े भाई उसे कहते हैं कि जो तुमने आज तक किया वो सब गलत था, लेकिन अगर तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन शाम उन्हें कह देता है कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है और वो अब किसी और से शादी नहीं करेगा। जिसे सुनने के बाद शाम का बड़ा भाई उसके पेट में चाकू से वार कर देता है, जिससे शाम घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। शाम के आखिरी वक्त में शाम का बड़ा भाई उससे कहता है कि तुमने अपने काम से और उस निचली जाति की लड़की से शादी करके हमारे परिवार के मान सम्मान को खराब किया है और तेरे मरने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। शाम का छोटा भाई मनोज जब बाजार से लौटता है तो शाम को देखकर वो रोने लगता है और शाम को कहता है कि उसे शाम को कभी गांव वापस नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन शाम उससे कहता है कि उसने रोजी से वापस आने का वादा किया हुआ है और इतना कहते ही श्याम सिंह रॉय मर जाता है। और अब ये मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और वासु हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग को पता चलता है कि वासु ही श्याम सिंह रॉय है और ये शाम का पुनर्जन्म वासु की ही बॉडी में हुआ है। जिसके बाद वासु कोलकाता के लिए निकल जाता है और वहाँ जाकर वो उसी प्रेस में पहुँच जाता है जहाँ श्याम काम किया करता था और वहाँ उसे एक औरत मिलती है जो कि उस प्रेस के मालिक की पोती थी और वो उसे बताती है कि शाम का काफी इंतजार करने के बाद भी जब शाम वापस नहीं आया तो रोजी भी उसकी तलाश में यहाँ से निकल गई थी और उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है। दूसरी तरफ कोर्ट में कृष्णमूर्ति पुनर्जन्म की इस बात को बिल्कुल बेबुनियाद कहते हैं, क्योंकि कोर्ट सिर्फ सबूतों पर विश्वास करता है और अब जज अपना फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी एक नया गवाह कोर्ट में आता है और वो गवाह कोई और नहीं श्याम सिंह रॉय का भाई मनोज होता है, जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका था। वो कोर्ट में आकर जज को बताता है कि वासु ही श्याम सिंह रॉय है और ये प्रूव करने के लिए वो कोर्ट में बताता है कि श्याम सिंह रॉय ने उसे एक कहानी लिख कर दी थी और उस कहानी के बारे में उसके और श्याम के अलावा किसी और को पता नहीं था, क्योंकि श्याम के मरने के बाद उसने वो कहानी कभी पब्लिश ही नहीं करवाई थी। और कुछ समय पहले वासु ने जब शॉर्ट फिल्म बनाई थी उसकी स्टोरी मेरे पास रखी हुई शाम की लिखी हुई इस कहानी से पूरी तरीके से मैच करती है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वासु ही श्याम सिंह रॉय है और ये उसका पुनर्जन्म है और मैं ये केस वापस लेता हूँ। और वासु को कोर्ट निर्दोष घोषित करके इस केस को क्लोज कर देता है। जिसके बाद मनोज वासु को बताता है कि रोजी अभी भी जिंदा है और ये बात सुनकर वासु रोजी से मिलने के लिए निकल जाता है और उसे रोजी दूर नदी के किनारे बैठी हुई दिखती है और वो भागकर उसके पास जाता है और रोजी उसे ऐसे देखती है कि जैसे उसे पता था कि उसका शाम एक ना एक दिन वापस लौटकर जरूर आएगा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और रोजी अपने आखिरी समय में खुशी खुशी वासु के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें।